गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यूक्लियर पावर 29 में। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय मेंसुरेशन 3D और उसमें आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो बेलन है। देखिए सिलेंडर या ठोस बेलन को आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। उसमें जो मेनली हम लोग देखने चल रहे हैं इस समय राइट सर्कुलर सिलेंडर अर्थात लंबवृत्तीय बेलन को। देखिए लंबवृत्तीय बेलन होता क्या है, तो पहले सबसे पहले हम ये लोग ये समझे कि बेलन बनता कैसे है। देखिए बेलन एक प्रकार से प्रिज्म आकृति है। प्रिज्म आकृति क्या होती है कि कोई से भी आपकी 2D आकृति हो और उसी एक 2D आकृति और ले लीजिए और उसके सभी शीर्षों को या पूरे के पूरे कोर को या उसकी पेरीमीटर परिध को आपस में मिला दीजिए, तो आपका एक ऐसा निर्माण होने वाला जो 3D आकृति होती है उसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं। तो सिलेंडर भी एक प्रकार से प्रिज्म कहा जा सकता है। देखिए सिलेंडर बनता कैसे है। देखिए सिलेंडर का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। सिलेंडर का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो अगर हम लोग मान लीजिए एक ऐसे वृत्त ड्रॉ कर ले, एक ये मैंने मान लीजिए एक ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये सर्कल, और एक ठीक इसी के ऊपर यहाँ पर भी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इन दोनों सर्कल को हमने क्या किया, इन दोनों सर्कल के हर पॉइंट को जो सर्कल के परिधि पर है उनको आपस में मिला दिया और उससे जो हमारा आकृति निर्मित होती है उस आकृति को हम लोग कहते हैं सिलेंडर, अर्थात उस आकृति को हम लोग बेलन कहते हैं। अब बेलन को अगर आप लोग एक पेपर से बनाना चाहो, एक शीट पेपर से बनाना चाहो तो आप आसानी से बना सकते हो। जैसे एक आयताकार ये शीट है, हमारे पास एक आयताकार शीट है और इस आयताकार शीट को आप इस तरीके से मोड़ दो। आप किसी भी एक लंबाई चाहे चौड़ाई के परितः उसको आप मोड़ दो, तो ये जो आकृति निर्मित हो रही है ये भी एक बेलन है। ये देख रहे हैं आप, ये बेलन है। बस अंतर ये कि ये खोखला बेलन है ना, अभी हम लोग ठोस बेलन पढ़ रहे हैं, खोखला बेलन भी पढ़ेंगे। तो ये बेलन बन गया। तो बेलन बनाने के लिए जो आपको चाहिए होता है वो आकृति कैसी चाहिए होती है? एक तो आयत चाहिए होता है। आयत से बेलन का वक्र भाग बनता है। आयत से आपका जो बेलन का वक्रपृष्ठ वाला भाग होता है वो बनता है। देखिए ये वक्रपृष्ठ बन रहा है ना, देखिए ये आयत है और आयत को मोड़ के आप किसी भी एक भुजा के परितः आपने जो भी भाग बनाया ये वक्रपृष्ठ मिला। नीचे और इधर ऊपर ना, मतलब टॉप एंड बॉटम पे जो आपकी आकृति बनती है 2D आकृति वो होती है वृत्त। वो क्या होता है? वृत्त। तो ऊपर और नीचे आपका वृत्त बनेगा और ये जो फ्रंट व्यू आप देखोगे, ये फ्रंट व्यू देखो, ये वक्राकार भाग ये किससे बना हुआ? आयत से। जैसे मैं आपको इस डिब्बे में दिखाऊं तो इस डिब्बे में देखो, ये आप फ्रंट व्यू देख रहे हो तो ये इसका वक्रपृष्ठ हुआ, जो ये आपका सामने से आप देख रहे हो इसको वक्रपृष्ठ कहते हैं। और ऊपर और नीचे इसको छोड़ देते हैं, समतल को छोड़ देते हैं और ये जो भाग आप फ्रंट व्यू देख रहे हो इसको कहते हैं वक्रपृष्ठ। और ये वक्रपृष्ठ बना है एक आयत से, अभी हमने दिखाया आपको। ऊपर और नीचे ये टॉप और बॉटम ये कैसे सरफेस है आपके? वृत्ताकार है, ठीक है। तो इस तरीके से आयत का निर्माण बेलन का निर्माण होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें कि बेलन जो होता है आपका, जो बेलन होता है उसके जो वृत्ताकार भाग होता है, टॉप और बॉटम जो वृत्ताकार भाग होता है उसकी जो त्रिज्या होती है उसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और ये जो दोनों वृत्ताकार भाग हैं ऊपर नीचे, इनके अगर केंद्रों को आप मिलाएं, तो इस केंद्र को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं सिलेंडर का एक्सिस। ये क्या होता है? एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की अक्ष, बेलन का अक्ष। तो बेलन की अक्ष क्या होती है? दोनों वृत्ताकार भागों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा। और इस रेखा की जो लंबाई होती है, ये लंबवत जो दूरी होती है ये h होती है और इसी को कहते हैं बेलन की ऊंचाई। तो ये तो हो गया आपका बेलन की त्रिज्या, और ये क्या हो गया? बेलन की ऊंचाई, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें बेलन के वक्रपृष्ठ के बारे में, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, इसे कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म में CSA लिखते हैं, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा इसको हम लोग देखते हैं। देखिए जो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ये आप किसी भी प्रिज्म का जो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो आधार का होता है, आधार का परिमाप और गुणित ऊंचाई, अब जो बेलन का आधार है वो वृत्ताकार है। आधार कैसे है? वृत्ताकार। और वृत्त का परिमाप कितना होता है, या वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। तो अगर r त्रिज्या है तो 2πr ये तो आपका परिमाप हो गया, इंटू ऊंचाई कितनी h, तो 2πrh ये हो जाएगा वक्रपृष्ठ, ये हो जाएगा बेलन का
वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपने आयताकार एक शीट ली है और इसकी चौड़ाई आप मान लीजिए 2πr है और इसकी लंबाई h है। इसकी लंबाई कितनी है h और इसकी चौड़ाई 2πr है। ये आयताकार शीट है और इस आयताकार शीट से अगर आप एक बेलन बनाना चाहते हैं, आप बेलन बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से मैंने मोड़ के बनाया। तो देखो ये आपका 2πr था, ये दूरी आपकी 2πr है। तो इससे जो ये वृत्त बनेगा वो एक परिधि नहीं बनेगा। ये वृत्त की जो परिधि बनेगी, ये जो वृत्त बनेगा इसकी परिधि कितनी होगी 2πr है। ठीक है, परिधि कितनी है 2πr। तो इस वृत्त का जो त्रिज्या होगा कितना होगा r, और ये उसकी ऊंचाई रही, ये ऊंचाई। तो अगर इस बेलन निर्मित हो रहा है, इसका अगर वक्रपृष्ठ निकालना है, जो आप वक्रपृष्ठ देख रहे हो, तो क्या यह इसी आयत के क्षेत्रफल के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई 2πr गुणे h। तो 2πr(h) इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वही इससे बने बेलन का वक्रपृष्ठ होगा, जो कि आपने अभी देखा 2πr(h). तो इस तरीके से बेलन का वक्रपृष्ठ आता है। अब अगर हम लोग बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो ये वक्रपृष्ठ में जो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है, इसमें अगर ऊपर और नीचे के क्षेत्रों को जोड़ लो तो दो क्षेत्र आपके वृत्ताकार क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ऊपर नीचे वाले के क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², तो ऊपर नीचे दोनों मिला के 2πr² हो जाएगा। वक्रपृष्ठ कितना है 2πrh और 2πr², ये ऊपर नीचे का क्षेत्रफल हो गया। अगर दोनों में से 2πr कॉमन ले लोगे तो देखो यहाँ से r बचेगा और इसमें से h बचेगा। ठीक है, तो 2πr r प्लस h, ये टोटल सरफेस एरिया आ गया। वक्रपृष्ठ कितना आया भाई 2πr। अब अगर हम लोग बात करें बेलन के आयतन के, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो किसी भी प्रिज्म का आकार वाले जो भी आपका 3D ज्योमेट्री होती है उसका आयतन होता है, या फिर एक 3D ज्योमेट्री का जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो एरिया ऑफ द बेस, बेस कैसा है सर्कुलर है, वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr² और ऊंचाई कितनी है h, तो πr²h, ये हो जाएगा आपका बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना आ गया πr²h। तो ये एक ठोस बेलन के लिए उसके वक्रपृष्ठ, उसके संपूर्ण पृष्ठ और उसके आयतन का फॉर्मूला रहा। अब हम लोग हॉलो सिलेंडर देखते हैं। अब हम लोग खोखला बेलन या हॉलो सिलेंडर देखते हैं और उसके लिए फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं, उसके फॉर्मूला को समझते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इस पर बेस्ड 4-5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अभी हम लोग 3D ज्योमेट्री के सारे ज्योमेट्री के लिए बेसिक सारी बातें करेंगे, सारी फॉर्मूला पढ़ेंगे और 2-4 क्वेश्चन करेंगे। फिर जैसे सब कुछ अगर हम लोग पढ़ लेंगे, सारे आपके आकृतियों को पढ़ लेंगे, तो सारे मिसलेनियस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग खोखला बेलन, खोखला बेलन, खोखला बेलन, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। देखिए खोखला बेलन कैसे बनता है। मान लीजिए इस तरीके से यहाँ बनाता हूँ, इस तरीके से एक बेलन है। ठीक है, इस तरीके से एक बेलन है, लेकिन इसी बेलन में अगर देखिए तो इस तरीके से भाग एक और है, ऐसे इस तरीके से भाग एक और है। ठीक, तो ये एक प्रकार का खोखला बेलन हुआ। इसमें जो मेन मटेरियल वाला पोर्शन है वो देखिए यही है। ठीक, मटेरियलिक वाला जो पोर्शन है यही है, बाकी आपका हॉलो है। बाकी आपका बेलन कैसा है हॉलो है, खोखला है। इसे कहते हैं हम लोग खोखला बेलन, इसे हम लोग कहते हैं खोखला बेलन। अब खोखले बेलन में जो अंदर वाले बेलन की त्रिज्या होती है, इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल r। ये क्या है आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, इंटरनल रेडियस। और जो बाहर वाला बेलन होता है उसकी त्रिज्या हम लोग कैपिटल R लिखते हैं। यह है बाह्य त्रिज्या या एक्सटर्नल रेडियस, बाह्य त्रिज्या या एक्सटर्नल रेडियस। लेकिन अगर इसको हम मिलाएं, इन दोनों के केंद्रों को मिलाएं, तो इसकी ऊंचाई h रहेगी। अंदर वाले बेलन के लिए भी बाहर वाले बेलन के लिए, दोनों के लिए ऊंचाई कितनी रहेगी h ही रहेगी। अगर हम लोग इस खोखले बेलन का आयतन देखें, खोखले बेलन का आयतन,
खोखले बेलन का अगर आयतन देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बाहर वाला बेलन है उसमें से अंदर वाले के बेलन का क्षेत्रफल घटा दे, सॉरी आयतन घटा दे। बाहर वाले के बेलन के आयतन में से अंदर वाले बेलन का आयतन घटा दें, क्योंकि देखो अंदर ये जो आपका है, देखिए खोखला होने का मतलब ये है कि इसमें आप हाथ डाल सकते हैं ना, ये आपका ये पोर्शन क्या है, एकदम खोखला है, हॉलो है, लेकिन ये वाला मटेरियल वाला भाग है। तो जो बड़ा वाला आपका बेलन है उसमें से छोटे वाले बेलन का आयतन घटा दे तो हमें जो आपका ये खोखला बेलन है इसका आयतन मिल जाएगा। बड़े वाले बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, माइनस छोटे वाले बेलन का आयतन पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, क्योंकि दोनों के लिए हाइट तो सेम है। यहाँ से अगर हम लोग पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लें, पाई एच कॉमन ले सकते हैं ना इसमें, हाँ पाई एच कॉमन ले लें, तो पाई एच कॉमन ले लेंगे तो इधर से बचेगा आर स्क्वायर और इधर बचेगा माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। या इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू एच। ठीक है, तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया, चाहे ये लिखिए और चाहे कभी कभी इसका भी यूज पड़ जाता है तो ये भी लिख सकते हैं। ये खोखले बेलन का आयतन हो गया। अब अगर हम लोग खोखले बेलन के टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो पहले तो कर्व सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया खोखले बेलन के लिए, खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक तो वक्राकार भाग आपको बड़े बेलन का बाहर वाला मिलेगा, ठीक है, और एक वक्राकार भाग आपका इस खोखले बेलन के अंदर, ये जो छोटा वाला बेलन है उसके अंदर से मिलेगा। तो एक वक्राकार भाग बाहर और एक वक्राकार भाग अंदर। तो बाहर वाले का कितना हो जाएगा वक्र पृष्ठ, 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच, 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच, और अंदर वाले का कितना हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच, क्योंकि 2 पाई आर एच ये होता है आपका वक्र पृष्ठ। दोनों में से अगर हम लोग 2 पाई एच कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस एच, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, ये आपका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया किसके लिए, खोखले बेलन के लिए। अगर टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ हमें निकालना होगा, खोखले बेलन के लिए संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ये होता है भाई आपका कर्व सरफेस एरिया और प्लस ऊपर नीचे का एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर नीचे का एरिया। तो ऊपर नीचे का एरिया कितना होगा, सेम होगा। देखो ऊपर नीचे का जो आपका एरिया निकालना है तो आप देखो उसका अगर आप लोग क्रॉस सेक्शन देखो तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये आपका अंदर वाला जो गोला वृत्त होगा उसका त्रिज्या है और ये बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो ये पोर्शन तो आपका क्या है, मटेरियल वाला पोर्शन है और ये पोर्शन आपका हॉलो है। तो अगर इस मटेरियल वाले पोर्शन का एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लोगे तो ये आपका ये छायांकित भाग ही बचेगा, तो ये आपका एरिया होगा। लेकिन ऐसा नीचे है और ऐसा ऊपर भी है तो दो बार ये एरिया हो जाएगा, तो लिख सकते हो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों में से अगर हम लोग क्या कॉमन ले लें, देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लो तो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, 2 पाई आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस 2 पाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। दोनों में से देखो 2 पाई आर प्लस स्मॉल आर ये कॉमन है, कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा एच और यहाँ से कितना बचेगा आर माइनस एच, सॉरी आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ये आपका खोखले बेलन का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट में एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हॉलो सिलेंडर के लिए, ठीक है। चलिए तो अभी हमने देखा इनके फॉर्मूले को, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए इन 4 क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी लोहे की छड़ को पुनः ढालते हुए उसके अर्धव्यास को 1/4 कर दिया जाता है। अर्धव्यास मतलब व्यास का आधा, व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, त्रिज्या को कितना कर दिया जाता है 1/4। मतलब अगर मान लीजिए कि अब नई त्रिज्या R2 है तो वो पहले त्रिज्या R1 का कितना हो जाता है 1/4, तो R2 कितना हो गया R1 बटे में 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर R1/R2 का मान अगर आप लोग निकाल लें, R1/R2 का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका आगे हम लोग यूज करेंगे। फिर कह रहा है कि यदि उसका आयतन अपरिवर्तित है, अच्छा आयतन नहीं बदल रहा है, मतलब पहले जितना आयतन था V1 अब भी उतना ही आयतन है V2। तो पहले की त्रिज्या R1 मान लिया तो R1 स्क्वायर और पहले की ऊंचाई हम लोग H1 मान ले, ठीक है। अब त्रिज्या R2 मान लिया है और ऊंचाई H2 मान लिया है, ठीक है।
अब देखिए अगर इसको अगर सॉल्व करना चाहे, पाई से पाई कट गया, H2 की वैल्यू अगर यहाँ से देखें H2 बराबर, तो H2 बराबर कितना हो जाएगा R1 स्क्वायर बटे में R2 स्क्वायर और इंटू H1। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, तो उसकी नई ऊंचाई कितनी गुनी हो जाएगी, पहले से कितनी गुनी हो जाएगी। इसको R1 बटे में R2 का स्क्वायर इंटू H1 लिख सकते हैं। R1 बटे में R2 का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू H1, 4 का स्क्वायर कितना 16H1। ठीक है, तो H2 कितना हो गया 16H1, मतलब कितना गुना हो गया 16 गुना हो गया। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। इसका पहले का आंसर कितना आ जाएगा 16 गुना। सोल्यूशन ये रहा। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 2 गुनी और उसकी ऊंचाई 1/4 कर दी जाएगी, तो उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा, उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, देखो मान लो पहले आयतन था पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का पहले आयतन कितना था पाई आर स्क्वायर एच। अब नया आयतन मान लिया वी डैश है, नया आयतन कितना है वी डैश है, तो पाई नया त्रिज्या कितना हो जाता है, पहले की 2 गुनी हो जाती है। तो पहले अगर आर थी तो अब 2r, तो 2r का स्क्वायर इंटू एच। अब ऊंचाई कितनी हो जाती है 1/4, पहली ऊंचाई h थी तो अब h/4 हो जाती है। तो ये नया आयतन आ गया। पाई 2r स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू h/4, ये 4 से 4 कट गया, बचा कितना पाई आर स्क्वायर h। तो अब जो नया आयतन है वो भी क्या है पहले जैसे ही था, पहले के आयतन जितना ही है। तो आयतन क्या होगा कि अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ पर दूसरे का आंसर क्या हो गया अपरिवर्तित। आयतन कितना रहेगा अपरिवर्तित, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, जितना पहले आयतन था उतना ही अभी भी आ रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ड्रम पानी से भरा है। अच्छा, ड्रम है मतलब बेलन है, ड्रम है मतलब बेलन है। इस तरीके से मान लीजिए ये ड्रम है, ठीक है ड्रम है, कह रहा है कि ये पानी से भरा है, इसका व्यास 35 सेंटीमीटर है। व्यास मतलब ये पूरी आपका इसका डायमीटर 35 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी 35/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, आधा होता है त्रिज्या। 11 लीटर पानी निकालने पर पानी का स्तर कितना गिर जाएगा। अच्छा, अभी पूरा का पूरा पानी भरा है, हमने 11 लीटर पानी निकाल लिया, तो मान लेते हैं कि अब इसका जो पानी बचा इसमें इतना है, इतना पानी है। ठीक है, अभी भी इतना पानी है, लेकिन पानी जब आपने निकाला तो इसका क्या हो गया, जब इसमें से कुछ पानी निकाला, कितना पानी 11 लीटर, जब 11 लीटर पानी निकाला तो मान लीजिए h ऊंचाई तक इसका h ऊंचाई तक ये गिर गया। ठीक है, अच्छा यह जो आपने पानी निकाला है कितना निकाला है 11 लीटर, और इसी 11 लीटर पानी निकालने से ऊंचाई इतनी घटी है, और ये जो ऊंचाई घटी है पानी की उसकी आयतन कितना है 11 लीटर। तो मतलब निकाले गए पानी का जो आयतन होगा वह इस आयतन के बराबर होगा, इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो आपका हम लिख लेते हैं इस वाले बेलन का आयतन, क्योंकि इतनी ही दूरी से इसी h ऊंचाई से तो पानी निकला है, तो तभी तो घटा है। तो इस वाले बेलन का जो आयतन होगा, बेलन का आयतन ये बराबर क्या होगा पानी का आयतन, पानी का आयतन। और कौन से पानी निकाले गए पानी का आयतन, निकाले गए पानी का आयतन कितना है 11 लीटर है। ठीक है, और इस बेलन का आयतन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर इसकी त्रिज्या और एच ऊंचाई तक ये जो घटा है वो हम लोग ले रहे हैं, आर इसकी त्रिज्या और एच ऊंचाई तक जितना ये आपका इस तरह नीचे जाएगा वो ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा वैल्यू पुट कर ले, तो पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या कितनी है 35/2 का स्क्वायर इंटू एच, कितनी ऊंचाई तक ये नीचे, अब कितनी नीचे तक ये गिरेगा, इसकी ये एच ले लिया हमने, बराबर 11 लीटर। देखो लीटर को 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये वैल्यू आपकी सेंटीमीटर में दी गई है तो हम सेंटीमीटर में निकालते हैं, और ऑप्शन भी देखिए इसमें आपका, तो इस तरह कितना गिर जाएगा, ऑप्शन भी आपके सेंटीमीटर में है, तो लीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लो, तो एच बराबर कितना आ जाएगा 11 गुणे 1000 गुणित ये आपका 7 इधर जाएगा, इधर स्क्वायर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 ऊपर जाएगा बटे में नीचे ये 22 आएगा। ठीक है, और 2 बार 35 ना, 35 का स्क्वायर है तो 2 बार 35। देखो इसको इससे काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा, 11 दूनी 22, इसको इससे काटो तो 1000 का आधा 500 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे काटो 7 बार में, मतलब 7 बचे 35 5 से, और इसको इससे काटो तो ये 100 बार में। ठीक है, 35 को काटो 5 से तो 5 7 35, और 100 को काटोगे तो 20, 20 में 4 का गुणा करोगे तो 80 ऊपर और नीचे कितना बचा है 7, तो 80/7 सेंटीमीटर पानी का स्तर गिर जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये क्वेश्चन का आंसर होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आइए चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर कोर वाले ठोस घन से अधिकतम आयतन का बेलन काटा जाता है, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। तो कह रहा है कि एक आपका घन है, ठीक है, एक घन है और घन का जो कोर दिया है वो 14 सेंटीमीटर दिया है। ये इस तरीके से आपका एक घन है, इस तरीके से आपका एक घन है और घन का कोर कितना है 14 सेंटीमीटर, मतलब सभी भुजाएं 14 की, ये 14 ये 14 ये 14 सब है, ठीक है। अब इससे एक बेलन काटा जा रहा है। देखो जब बेलन अधिकतम आयतन का काटना है तो आप सोचोगे बेलन का जो आपका आधार होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो आप अधिकतम आयतन का बेलन जब काटोगे तो इसके जो आपका ऊपर टॉप और बॉटम होगा वो चारों शीर्षों को, मतलब चारों भुजाओं को टच करता होगा। ऐसे ही नीचे भी यही होगा। देखो इसको अगर हम लोग ऐसे बनाना चाहें, ड्रॉ कर देता हूँ मैं आपको, तो इसको भी ऐसे नीचे टच करेगा चारों, ठीक है। और ये इसको ऐसे मिलाओ, ये इसको ऐसे मिलाओ, तो यही बेलन, इस तरीके का बेलन आपको इसमें से कट के निकलेगा, ठीक है। डायग्राम बहुत अच्छा तो नहीं बन पाया, लेकिन आप समझिए कि अधिकतम आयतन का बेलन इस तरीके से ही कट के निकलेगा। तो जब अधिकतम आयतन का बेलन इस तरीके से काटेंगे तो आयतन का जो बेलन का जो व्यास होगा वह क्या होगा, इसके भुजा के बराबर ही होगा। ये व्यास है ना, व्यास इसकी भुजा के बराबर होगा, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसके भुजा का आधा, और भुजा इसकी कितनी, कोर कितनी है 14, तो 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो उस बेलन जो अधिकतम आयतन का बेलन निकाल रहे हैं उसकी त्रिज्या हो जाएगी। और बेलन की अगर ऊंचाई देखी जाए तो अगर दोनों वृत्तों के शीर्षों मतलब केंद्रों को मिला दोगे तो वह इतनी ऊंचाई के बराबर होगा, और यह ऊंचाई जो होगा ये इसके जो आपका घन है, घन की ऊंचाई के बराबर ही होगा, और घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। तो जो इसकी ऊंचाई h होगी यह किसके बराबर होगी, इसके कोर के बराबर ही, मतलब 14 सेंटीमीटर। तो h की कितना माना गया, 14 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको चाहिए क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ। तो टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 2πr r प्लस h, यही होता है। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, r आपने त्रिज्या कितनी ले ली, 7 सेंटीमीटर निकाला है, r 7 और प्लस h की वैल्यू कितनी है 14, ठीक है। इस 7 से 7 ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 22 दूनी 44 और ये हो गया 21, ठीक है। ये कितना हो गया 21, ठीक है। तो ये उत्तर आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लो आप 44 में 21 का, तो हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 88, तो ये 429, ठीक है, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 14 सेंटीमीटर कोर वाले ठोस घन से अधिकतम आयतन का जो बेलन आप काटोगे उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आएगा, 924 सेंटीमीटर। अधिकतम आयतन का बेलन आपको काटना है तो आपको कैसे काटना पड़ेगा वो चीज़ मैंने आपको समझाया। मतलब आपको मैक्सिमम जो एक पृष्ठ पे जो सबसे बड़ा आपका वृत्त बने और नीचे ठीक उसी के बॉटम में वृत्त बने और उसके सभी परिधि के स्थित सभी बिंदुओं को मिला दोगे तो बेलन तैयार हो जाएगा। और इस पर जो अधिकतम आपका वृत्त, सबसे बड़ा वृत्त बनेगा, मतलब चारों भुजाओं को टच करता हुआ जाए, और चारों भुजाओं को टच करता हुआ जो वृत्त होगी उसकी त्रिज्या क्या होगी, भुजा की आधी होगी, तो वो वृत्त का आपका त्रिज्या आ गया। इसकी ऊंचाई होगी, इस बेलन की ऊंचाई इस जो घन की ऊंचाई के बराबर होगी, घन की ऊंचाई मतलब सभी कोर बराबर होते हैं, तो ये h का मान 14 हो गया। फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया और आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में 4 क्वेश्चन अभी देखे हैं, ठीक है। इस चैप्टर में 4 क्वेश्चन देखे हैं। आगे हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उसको जब हम मिसलेनियस पढ़ाने लगेंगे तब बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैंने बेलन के बारे में समझाया, उसके बेसिक्स, उसके फॉर्मूलों को समझाया। अगली वीडियो में हम लोग बेलन के बाद अब शंकु को देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में कल सुबह 8 बजे। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।